नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश ही हो गया। कानून मंत्री राम मेघवाल ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लगातार महिलाओं को लेकर सरकार कदम उठा रही है और तो अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इससे महिलाओं को लोकसभा में नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण में से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इस बिल में लोकसभा विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन इसमें पास करने के लिए डेटा नहीं जुटा सके और इस वजह से अपना अधूरा रह गया। भगवान ने मुझे महिलाओं और सशक्त बनाने और इनको शक्ति का आकार देने का काम करने के लिए चुना। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन कानून नाम दिया। तो आपको बता दें, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और आगे चलकर अगर ये बिल और देखा जा रहा है जिस प्रकार से लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। नारी शक्ति वंदन बिल संसद में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी इसको लेकर आए थे, 1996 में इसको पेश किया गया था, लेकिन अधर में लटक गया था। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक राय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियंका पासवान जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रियंका जी, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो आज बिल पेश किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? ऐतिहासिक मुद्दा है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो डेफिनेटली हर लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला सदस्य होगी और ये बहुत ही अच्छा है। जो कि अभी राज्यसभा और लोकसभा में इसका परसेंटेज सिर्फ लोकसभा में इसका परसेंटेज सिर्फ 15% है अगर 543 सदस्यों को देख के करते हैं और राज्यसभा में सिर्फ 14% महिला सदस्य हैं। वहीं विधानसभाओं में सिर्फ और सिर्फ 10% महिलाएं हैं। तो इस पर अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया रहेगा अगर ये महिला बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए। हालांकि ये बिल एच.डी. देवगौड़ा में 1996 में, उसके बाद 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2003-4 में, फाइनली 2010 में ये 108 संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पारित हुआ और ये पास हो गया। लेकिन लोकसभा में अटक गया क्योंकि लोकसभा में तमाम दलों के साथ में सरकार बनी थी, तो इस कारण से पास नहीं हो पाया। अब यदि ये बिल बाकी पास हो जाता है तो बढ़िया है और बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये हो भी जाएगा। लेकिन मैं इस चीज पे एक चीज जरूर मैं बोलूंगी कि ये जो 15 साल के लिए ही सिर्फ किया जा रहा है, तो इसमें अभी एक्चुअली कोई भी बिल या कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे पहले उच्च वर्गीय लोग या पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, धनदाय लोग उस चीज का ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। और अभी हमारी महिलाएं जंगलों में लकड़ी काट रही हैं, आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, तो ये लोगों तक ये बिल का फायदा कब तक पहुंचेगा, उस चीज के लिए मुझे लगता है कि और टाइम पीरियड इसका बढ़ाना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड जब बढ़ जाएगा तो महिलाओं में देखिए अभी तो लोगों को 15 ईयर्स के लिए, मैडम 15 ईयर्स के लिए। उसके बाद अर्जुन मेघवाल जी ने कहा था कि 15 साल के बाद पुनर्विचार किया जाएगा और SC ST के लिए अलग प्रावधान रखा है।
हाँ, SC ST के लिए प्रावधान अलग है, लेकिन देखिए SC ST में भी अब अगर मैं आज बोलूं, मैं अपनी बात बोलती हूँ, तो मेरे पास भी आज लड़ने के लिए टिकट मुझे दिया जा रहा है अलग अलग पार्टियों से, लेकिन मेरे पास आज भी इतना पैसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं भी एक आरक्षण से ही निकली हुई महिला हूं। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिला होता तो ना मैं पढ़ पाती और ना मैं आज कुछ कर पाती, लेकिन आज भी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊं। तो अभी आप समझिए, जो महिलाएं अभी जंगल में लकड़ियां काट रही हैं, जो महिलाएं अभी गांव में आप खेती कर रही हैं, बच्चों के साथ में है, जिनको बिल के बारे में, संविधान के बारे में बहुत सारे अपने जो कानूनन जो उनको अधिकार मिले उनके बारे में नहीं पता है, तो उन महिलाओं तक ये चीज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। डेफिनेटली इस पे पुनर्विचार अगर होगा तो डेफिनेटली इसको बढ़ना ही चाहिए, और ये बढ़ करके मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए, और लोगों में जागरूकता भी इसकी फैलाई जानी चाहिए कि आपको ये अधिकार दे दिए गए हैं। इवन महिलाओं को आज भी अपने अधिकार नहीं पता है कि उनको अपने पिता की संपत्ति में से अपने पिता की संपत्ति में उनको लेने का अधिकार है, उनको ये भी अधिकार नहीं पता है। और इवन जो भी संपत्ति, पैतृक संपत्ति या माँ की संपत्ति, उनसे भी वो ले पाए, ये भी उन्हें नहीं पता है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में जागरूकता करनी चाहिए जी। और इस बिल का मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से इसका स्वागत करती हूँ। ये पास हो जाए तो डेफिनेटली राज्यसभा में और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं की संख्या। अशोक जी, जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन बिल संसद में पेश किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये इतिहास का दिन आज के लिए बेहद अहम है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी नारी शक्ति अभिनंदन इस बिल को किस प्रकार से देखती है? जी देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिले ये बहुत अच्छी बात है। पूरा देश चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और महिलाएं आगे आए, सशक्त हों, नारी शक्ति का आगे जो है प्रभाव जो है देश में बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा कदम है। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, हमारे माननीय नेताजी का भी दृष्टिकोण रहा है, मुलायम सिंह यादव जी का, आज समाजवादी पार्टी का वही दृष्टिकोण है कि अगर इसमें सामाजिक न्याय सही मायने में लेकर चलना है और सामाजिक न्याय करना है और सामाजिक न्याय की जरा सी भी चिंता है इस सरकार को, तो इस बिल के अंदर जो भी 33% दिया गया है, बल्कि 50% करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें यह सुनिश्चित हो कि इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की जो है और अल्पसंख्यक जो कि अति पिछड़े हुए हैं लोग, और उनके पास महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं हो पाई हैं अभी जिस वर्ग में, और इतनी ज्यादा कामयाब होने की स्थिति में नहीं है, ऐसे वर्ग के साथ धोखा हो जाएगा अगर इसमें उनका कोटा रिजर्व नहीं किया गया। जो भी 33% किया जा रहा है, इसमें एक कोटा सुनिश्चित किया जाए कि इसमें पिछड़ा वर्ग कितना होगा, दलित कितना होगा, आदिवासी कितना होगा, अल्पसंख्यक को क्या अधिकार दिया जाएगा, इसको भी सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं तो जो वर्ग आगे है, जो वर्ग ज्यादा शिक्षित हो चुका है, जो वर्ग ज्यादा धनी है, जो वर्ग जिसके पास संसाधन अधिक है, वो वर्ग इस पर ज्यादा कब्जा कर लेगा, वो उस वर्ग का ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में पिछड़े भी मार खाएंगे, दलित, अल्पसंख्यक भी मार खाएंगे और आदिवासी भी मार खाएंगे। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो हमारे संविधान में है, उस अवधारणा को लेकर के इसको किया जाए, तभी न्याय हो पाएगा, तभी सही मायने में महिलाओं की भागीदारी हो पाएगी और समाज के हर वर्ग को न्याय मिल पाएगा। तो समाजवादी पार्टी का बिल्कुल साफ दृष्टिकोण है, इसमें सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को रखते हुए और इस आरक्षण के कोटे में जो है दलित, पिछड़ा और संख्यक सभी का एक कोटा बनाया जाए, और जिस आधार पर जो है समाजवादी पार्टी बिल्कुल। लेकिन इसे SC ST के लिए प्रावधान अलग रखा गया है। देखिए, SC ST के लिए प्रावधान रखने से काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो SC ST है ही है, पहले से उनका आरक्षण है ही, उसी आरक्षण में आपने कर दिया, अच्छी बात है, कर दिया, लेकिन अभी पिछड़ों का क्या होगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, और दलित वर्ग के जो और भी ज्यादा पिछड़े दलित हैं, उनका अधिकार भी क्या होगा। तो आज स्थिति यह है कि सभी को उनका अधिकार उससे वंचित नहीं होना चाहिए। अगर आप सही मायने में न्याय करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वागत है, लेकिन ये सभी वर्ग का जो कमजोर है, पिछड़े हैं, अभी शिक्षा दीक्षा में कमजोर है, अभी वो समाज में बराबरी के पायदान पर नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों का भी ध्यान अगर सरकार रखती है। लेकिन सर फिर भी 33% आरक्षण रखा गया है, 33% जी। और अभी देखा जाए प्रेजेंट टाइम में जो महिलाएं हैं, अगर लोकसभा की बात की जाए तो 82 हैं।
और जी। 33% के हिसाब से आने वाले वक्त में 181 के अप्रॉक्स हो जाएंगी। नहीं, ये अच्छी बात है, मैंने इसका स्वागत किया। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं, मतलब तो समाजवादी पार्टी आरक्षण के विरोध में है। हम लोग आरक्षण के साथ हैं, लेकिन आरक्षण में सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, तब साथ है। इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अगर नहीं होती है सामाजिक न्याय व्यवस्था, तो ये छलावा है, ये धोखा है। वैसे भी इस समय जो पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण पर लगातार घास हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है। आज पिछड़े वर्ग के साथ, दलित के साथ अल्पसंख्यक का भी जो है हाल बेहाल है। तो हालात ये है कि जो आरक्षण मिला हुआ है पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासी को, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। और आज हालत है कि फिर महिला के नाम पर अगर ये वर्ग और पीछे कर दिया गया, ठीक है, तब देश का क्या होगा, सामाजिक न्याय का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अशोक जी का यह कहना है कि इस जो बिल महिला आरक्षण को लेकर आए, इसका ये स्वागत करते हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं जिनको अभी भी कानून की पूरी नॉलेज नहीं है, जिनको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिनको अभी अपने अधिकार के बारे में जानकारियां नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के बिल की समझ ना हो पाना उनके साथ एक अलग तरीके से देखा जाएगा। SC ST को लेकर कहा गया, हालांकि बताया जा रहा है कि SC ST को लेकर अलग प्रावधान रखा गया है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है ये छलावा होगा उन महिलाओं के साथ जो गांव में जंगल में लकड़ी काटती हैं, वो SC ST में को लेकर थोड़ा बिल के चीजों को बढ़ाना चाहिए। प्रदीप जी, बड़ा दुख होता है कि वो पार्टियां बोलती हैं तोता बन के, जिन्होंने कभी दलित, पिछड़ा, गरीब के लिए, किसान के लिए कभी कुछ नहीं किया हो, और आज यहाँ आज सरकार में नहीं है, 24 दलों के साथ बैठे हैं, यहाँ उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, बैठ के सलाह। हम जो है देखिए, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। जातीय आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, हम जो है जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का पूरा जीवन लग गया संघर्ष करने में। अरे सर, कैसी बात करते हैं अशोक जी? जाति जनगणना आपने कराई थी, आपने कराई थी यूपीए में, आपने कराई थी यूपीए में, आपने यूपी में कराई थी। अशोक जी कैसी बातें करते हैं? मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे ना सर, कराई थी आपने जनगणना? बिल्कुल बात उठाई थी, बात उठाई थी, की थी आपने खुद। रक्षा मंत्री यूपीए गवर्नमेंट में थे, एक बहुत बड़ा पद होता है, तब जनगणना कराई थी आपने? आज देश को सामाजिक न्याय से वंचित करने का, ठीक है, जवाब दीजिए आप। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास अशोक जी आएंगे। प्रदीप जी जल्दी से। आदरणीय सुनील जी, आदरणीय सुनील चौहान जी, देखिए ये यहाँ बैठ के दलित, शोषित, पिछड़े, गरीबों की बात करके रोके दिखा रहे हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़े वर्गों को दबा के रखा, कुचल के रखा। कभी पूर्वांचल को देखा नहीं, वहाँ पे निषाद, मोरे, इतने सारे जो जात बिरादरी है, उन्हें धकेल के मट्टी में दबा के रखा। कभी उनको इतना उत्पीड़न करा, पूछो मत। आज दलित, शोषित और गरीबों की बातें यहाँ करते हैं। कभी किसी गरीब किसान को कभी 1 बीघे जमीन बढ़ा के तुमने नहीं दी। यहाँ किसानों की बात करता है, महिला की बात तो बहुत दूर की बात है। आज सुबह 27 वर्ष तुमने इसका विरोध करा, आज सुबह कमियां दिख रही है, आदिवासी और शोषित और फलानी ढिमकानी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें हर वर्ग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हर वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो महिला, शोषित, आदिवासी, पिछड़ी सबके बारे में सोचती है। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, ना आप लायक है इसके। पहले राजनीति को अपनी अच्छी सोच कीजिए, अपने विधायकों को समझाइए कि महिलाओं की इज्जत करा करें, अपने महिलाओं को सम्मान करा करें। यहाँ बैठ करा रहे हैं, इनकी भाषा कितनी खराब है। देखिए एक सेकंड सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा भाषा पर ध्यान रखें। लाइक मेरी भाषा आप देख लीजिए, उस तरह आप भी बोलिए। आप दूसरे स्तर का अपलोड करिए, आप किसी को लायक करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
यहाँ बैठ कर झूठ बोल जाओ, है दलित शोषित पर तुम लोग शासन करने वाले, उनको तोड़ों से मारने वाले, यहाँ बैठ के यहाँ उपदेश देने बैठ के, यहाँ पे उनकी चिंता कर रहे हैं, आज चिंतक बन के दिखा रहे हैं। अशोक जी, मुझे समझ में नहीं आता कि लायक क्या गलत शब्द है। जी मेरी जवाब लायक, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड अशोक जी, पर्सनल कमेंट है ये, नहीं पर्सनल नहीं, मैं इंडिविजुअली किसी पे नहीं आ रहा। एक सेकंड, लायक कहना क्या गलत है? बिल्कुल लायक नहीं है, कहा है। किस तरह से गलत है मुझे समझाइए सर, किस तरह से गलत है जरा समझाइए। आप कई बार विपक्ष पे तमाम सवाल उठाते हैं, आप कह रहे थे अभी छलावा होगा ये बिल, अगर उन्होंने कह दिया कि आप उस लायक नहीं है कि आपने व्यूज दे सकें, तो ये शब्द कहां से गलत हो गया? जरा समझाइए, इस पर आप आपत्ति जाहिर कर रहे हैं सर। आप सुन लीजिए सर, आप सुनेंगे तो बता दूंगा मैं। बिल्कुल। लायक का मतलब होता है किसी की क्षमता को आकलन करना। किसी की क्षमता उस लायक नहीं है, ये नालायक है। आप 50 बार सर बोलते हैं विपक्ष को लेकर, मैं किसी पार्टी के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर सर कहां तक चलता है सर? आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक चलता है सर? ये मत सिखाइए। चाय बेचता है हमारे यहाँ, किस तरह के बोले जाते हैं सर? ये आपका लाइव है, मेरी भारतीय जनता सुन रही है, आपकी बात भी सुन रही है। किसी को पर्सनल कमेंट करना कि आप कैपेबल नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कैसे कि पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ सर, लेकिन लायक कहना कि आप उस लायक नहीं, इस पर आपको आपत्ति जताना, क्योंकि आप भी कमेंट कर रहे हैं दूसरे पर सर। देखिए आरोप प्रत्यारोप होता है, हमें बोल जाए आगे मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शब्दों का चयन सही समझ के कीजिए। नहीं, पर्सनली कोई किसी पर नहीं जाएगा, मुद्दे पे बात होगी। पर्सनली कोई किसी पे नहीं जाएगा, मुद्दे पे बात होगी। ठीक है, मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पे आइए। पवन जी एक सेकंड प्रदीप जी पूरा कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी से आपके पास आऊंगा, मेरे पास और भी गैस ना तो मैं किसी के व्यक्तिगत जा रहा हूँ और ना मेरा अधिकार बनता है व्यक्तिगत जाना। ठीक है, जल्दी मुद्दे पे आइए सर। मैं किसी से व्यक्तिगत डिबेट करने बैठा हूँ यहाँ पे। मैं वो मंशाएं बता रहा हूँ कि जिन सरकारों के अलायंस रह के और सरकारों में कैसे काम किया, और आज सरकार में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, तो आज किस टाइप की बात कर, आज मसला ये समझने का है। हाँ, तो आप दिल खोल के बोलिए ना कि हम सरकार के साथ हैं और महिला आरक्षण बिल में और हम सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं, सामाजिक न्याय के साथ है, सर समय मत करा दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक अच्छी चीज आ रही है महिला आरक्षण बिल, माननीय कानून मंत्री जी ने इसको पारित कर दिया है, आप इसका समर्थन कीजिए। नहीं, इसके आपने जो आदिवासी जिन चीजों की कही है ना, सरकार का वो चीजों में फोकस है, सबको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, ये सरकार की संकल्प है और दृढ़ता से इस पे काम कर रही है। ये नहीं है आपने जो चिंता करी उस चिंतन को लेकर पहले ही बैठे हैं। नहीं, सामाजिक न्याय सर प्लीज, मैं प्लीज हाथ जोड़, अरे सर हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। मैं अब ये देखने वाली चीज है सुनील जी, आदरणीय सुनील चौहान जी की सरकार, अब जो पार्टियां देश में हैं, अब विधानसभा, नगर निगम, जिला पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा में कितनी महिलाओं को भेजेंगे, अब उनकी मंशाएं नजर आएंगी सामने कि सिर्फ डिम्पल जी ही जाएंगी या महिलाएं भी हैं, इन चीजों को भी दिखाई देगा। आप तो जनता इन पॉलिटिकल पार्टी करने नहीं आया हूँ मैं, बस टाइम पास करने नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं, प्लीज मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ प्लीज। मैं आप बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं, देश हित की काम है, देश की बातें हैं, चिंता और चिंतन मनन कीजिए। आप खूब बुराई निकाली सरकार में, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, आप दोनों लोगों के पास आता हूं। मेरे साथ दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सुन लिया होगा दोनों पार्टियों को, अपोजिशन को भी आपने सुन लिया होगा और आपने प्रदीप जी को भी सुन लिया होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 33% आरक्षण की बात की जा रही है, क्या इससे आगे चलकर जो महिलाएं संसद में आएंगी, विधानसभा में महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी और महिलाएं आएंगी, वो अपने मुद्दों को रखेंगी,
तो महिलाओं को और सशक्त बनाने को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए ये कदम को आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐतिहासिक कदम है। सबसे बड़ी चीज 27 साल के बाद अगर काम होता है इसका स्वागत ही होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिला 27 साल में इसको लाने के लिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, नंबर गेम शायद नंबर इतना नहीं जुटा पाई, इसलिए नहीं ला पाई। लेकिन और भी जो है विपक्ष जो है उनके पास टाइम था, कांग्रेस के पास नंबर भी था, सब कुछ था, वो नहीं ला पाए। चलिए इस पे बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। सवाल है कि इस बिल पे बात किया जाए, इससे कितना फायदा होगा, देश को कितना फायदा होगा, देश की महिलाओं को कितना फायदा। तो एक सकारात्मक कदम है। देखिए रिजल्ट तो ये है कि पार्टियां कितनी सभी राजनीतिक पार्टियों में कितनी इच्छा शक्ति है, सरकार में कितनी इच्छा शक्ति है कि कितना कार्यान्वयन जो है कितना मजबूती से होगा, कितना सशक्तिकरण के साथ होगा। देखिए फायदा तो होना ही है। जहाँ 81 से 181 महिलाएं संसद में आएंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज भी मैं कहता हूँ कि एक ये आरक्षण है, एक तरह से सपोर्ट होता है, तो एक आप सपोर्ट करते हैं उससे आदमी आगे बढ़े। तो इस तरह से जितनी 181 महिलाएं अगर आती हैं, और सही बात है कि सही मानव में अगर महिलाओं की चिंता करेंगी अपने क्षेत्र की, तब तो इससे फायदा होने वाला, नहीं तो फिर वही नंबर एक तरह से नंबर ही बन के रह जाएंगी संसद महिलाएं, उसका कोई फायदा नहीं। तो एक तरह से जो महिला सांसद हुआ, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व हैं, ये कितना सशक्त होकर आएंगे, ये कितना एक तरह से मजबूत होके आएंगे, तभी इस बिल का फायदा होगा। नहीं तो जितने आज तक के 70 साल में बिल पास हुए हैं वही हाल होगा। और आज भी जो है हमारी राजनीतिक पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, आदिवासी की बात करती है, पिछड़ों की बात करती हैं, फिर 100 साल आगे भी फिर हम बात उन्हीं की करेंगे। क्योंकि जो स्थिति है 70 साल में नहीं बनी, अगर बनी है तो सवाल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सभी राजनीतिक पार्टियों की थी। आज भी आप अगर आदिवासी की बात करते हैं, आज भी पिछड़े की बात करते हैं, आज भी शोषित की बात करते हैं, तो शायद सबसे बड़ी चीज है कि सभी का श्रम से जो है हृदय झुक जाना चाहिए, सर झुक जाना चाहिए। 70 साल में करने के लिए सबको मौका मिला, हमने किया क्या? 70 साल के बाद भी हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद आगे 15 साल का अगर प्रोविजन रखा जाता है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो कम है, 5 साल बहुत होता है। आज ये सूचना क्रांति का समय है, लेकिन सर एक दिन में सूचनाएं पहुंच जाती है। एक दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि इसको हमने पटल पर रखा था। बीजेपी कह रही है कि अटल जी की सरकार में रखा, और कांग्रेस अपनी उपलब्धि को गिना रही है। मैंने अभी सुना था मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनका साफ तौर पर कहना था, उनका कहना था कि कांग्रेस सबसे पहले सदन में इस बिल को लेकर आई थी। नहीं सुधीर जी, सही बात है। देखिए लेके तो आई, लेकिन आप क्यों नहीं पास करा पाए? 2010 में क्यों गिर गया? आपके पास नंबर भी थे, सब कुछ। 2010 में सर राज्यसभा में गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया ये। जी हाँ, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। ये 4 साल पड़ा रहा। उसमें बाद 2014 में जो है सरकार बदली, उसके बाद से जो है अभी भी एक्टिव रहा, क्योंकि राज्यसभा पास है इसलिए एक्टिव रहा। तो इसलिए मुद्दा गर्म रहा है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो वाले कांग्रेस ने क्यों फिर सामानों को बिल पास करा दिया, अध्यादेश ला दिया? अगर आप चाहते थे बिल को पास करना, कर भी सकते थे। सबके साथ जो है एक अध्यादेश का जो है एक हथियार तो रहता ही। तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस जो है आज कहीं कहीं ऐसे मुद्दों पे उछलती है जहाँ पे जनता बहुत ही सरप्राइज करती है। सवाल है आज हम क्यों उछल रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं? आप 5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं 5 साल में उछले? आप किसको लाइए, इसको लाइए। एग्जैक्टली बीजेपी की क्यों नहीं किया? आज क्यों आप करते हैं? क्योंकि एक दिन बिल आता है फिर आप कहते हैं नहीं। बिल्कुल प्रियंका जी, तो ये बैकफुट मिला था कांग्रेस। प्रियंका जी, विपक्षो लगातार सरकार को इस बात पर घेरता आता था, जहां तक मैंने बहुत बार देखा कि महिलाओं के लिए करो, महिलाओं के लिए होना चाहिए, महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, महिलाएं समृद्ध होनी चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने इस बिल को लाकर महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और खुशहाल बनाने का एक मौका दिया, क्योंकि महिला सांसद अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये हर जगह आएंगी तो महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। तो आज जो महिलाओं के साथ ये इस बिल को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी उपलब्धि देखा जाए, क्योंकि महिलाओं के ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो सदन में नहीं उठ पाते हैं और महिलाएं उनको पुरजोर तरीके से उठा सकती हैं। जी देखिए, एक तो अगर हम देखें तो सामाजिक स्तर पे भी आज महिलाएं कहीं ना कहीं क्या, ये तो है ही कि सामाजिक स्तर पे भी होता ये है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का ही माना जाता है। तो कम से कम ये जब बिल ये आ जाएगा और उसके बाद एक कानून बन जाएगा तो ये तो रहेगा, चलो होगा अभी भी वही कि
कि ग्राम प्रधान तो महिला बन गई, लेकिन अब सारा काम कर रहा है उसके लोग जो अपने उसका देवर या फिर पूरे घर वाले मेल लोग काम कर रहे हैं, मेल पर्सन काम कर रहे हैं। लेकिन उससे इस चीज से सरकार के द्वारा इस चीज से कम महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उठेगी ही उठेगी, और ये अच्छा है। लेकिन ये भी बात है, सरकार का ये भी काम होना चाहिए कि डेफिनेटली महिलाओं को वो पढ़ने लिखने में या अपने अधिकारों के लिए, देखिए जब तक अगर आप लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो लड़ने के लिए कानून मजबूत होना चाहिए, महिलाओं को इतना ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन अकेले जा सके, महिलाओं को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोर्ट में केस अकेले कर पाए, इतनी हेल्प होनी चाहिए किसी भी सरकार में, यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। तो इतना ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो परिवार के ऊपर से चीजें लाद दी जाती हैं कि तुम महिला हो, तुम बाहर इतने टाइम नहीं निकलो, इतने टाइम नहीं निकलो। भाई ये समाज सोसाइटी किसने बनाई है? हमने और आपने ही बनाई है। हमने और आप नहीं बनाएंगे तो अपने आसपास के माहौल को इस तरह हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं कि महिलाएं अगर रात में 10 बजे भी उतर के आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये कानून की ये जो कानून पास हो रहा है, मैं ये इन बीजेपी से और सपा से दोनों से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। अब सहमत इस तरह से हूँ कि अगर बीजेपी ने कहा कि ठीक है हम कानून ला रहे हैं और तो इसमें क्या बुराई है, सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबको इसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये कानून, देखिए कानून तो बहुत बन जाते हैं, पढ़ने का भी कानून हम लोग को आजादी से पहले बहुत ज्यादा ऐसे वर्ग थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पढ़ने का अधिकार और तमाम अधिकार मिले। तो लेकिन अभी भी देखिए 400% तक फीस बढ़ा दी गई है। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बेरोजगारी का आलम इतना है कि रोजगार नहीं, संगठन में परिवारबाजी करेगा। वही सपा जैसी क्षेत्रीय पार्टी अपने साथ में अपने ही ओबीसी कम्युनिटी नहीं कर पाती, उनको साथ लेके नहीं चल पाती। सिर्फ एक कम्युनिटी का एक पार्टी पर अधिकार रह जाता है। क्षेत्रीय पार्टी जो दलितों की भी पार्टी कही जाती है, उसमें भी दलितों की और कम्युनिटी को शामिल नहीं कर पाती और वो सिर्फ एक खास कम्युनिटी की पार्टी रह जाती है। वही बीजेपी ने इस पे मार दिया। वो सारी कम्युनिटी को मौर्य, निषाद, सबको उठा करके पार्टी, सबको उठा करके वो ले आई, उस सबको उठा के पॉलिटिकल लेकिन हाँ इसमें बिल्कुल ये 400% तो जो शिक्षा का फीस, बेरोजगारी का जो आलम है और महंगाई का जो आलम है, इन सब का कोई लाभ नहीं ले पाएगा कोई भी। तो ये चीजें मूलभूत जो अधिकार है, इन सब चीजों को लोगों नागरिकों को देना चाहिए और ये आरक्षण बहुमत से पास होना चाहिए। प्रदीप जी। प्रियंका जी, थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। ये कानून नहीं ला रहे हम, आरक्षण बिल आ रहा है महिलाओं के अधिकार। हम जो कानून लाए महिलाओं के लिए, जो सबसे पीछे धारा जिसमें 3 तलाक, वो महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए लाए। जो 3 तलाक से थी उनके लिए, जो वही पार्टी वाले लोग आपके साथ हमारे साथ बैठे जिन्होंने इसका भी विरोध। देखिए ये विरोध जो सभ्यता इनकी है, विरोध करता है, इनका बड़ा सिस्टम है हर चीज के विरोध। आज आरक्षण अगर ये अब बिल आ रहा है तो इनमें तो टीका टिप्पणियां हैं, कमियां निकाल रहे हैं। अरे बिल आएगा, सब संशोधन भी होगा, ठीक भी होगा। आप जितने भी सांसद मित्रगण हैं उनसे भी विचार विमर्श हुआ और होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप इनको समझिए कि कुछ चीजें अगर देश में आना, अच्छी चीजें आ रही है। देखिए आज अभिरंजन के माननीय गृहमंत्री जी कह रहे थे कि अभिरंजन जी ने कहा कि राजीव जी भी लाए थे, तो गृहमंत्री जी बोले इस चीज के विषय में कि आपको कुछ है तो बताइए, आप कागज वगैरह कुछ आपको है तो लाए। यहाँ बैठ के बातें आप सब ना रखिए कि जब आपने जो कराई नहीं है, क्या ये क्रेडिट लेने वाली चीज है। हाँ जी हम तो ला रहे थे और हम तो कोशिश कर ही आए। भाई आज जब राजनीतिक चुनाव, कांग्रेस 70 साल तक रही तो कौन काम करेगा? कांग्रेस ही काम करेगी। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? तो यही काम तो नहीं करा। अगर काम कराता तो ये जो संशोधन बिल जो बिल आ रहा है आरक्षण का महिलाओं का, तो ये आता। अगर काम करा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को जीएसटी है या नोटबंदी है या जो कानून चेंज करो तो लागू नहीं करने पड़ते। आज देश में जो आज
या खड़े हो जाओ कि ये जमीन जो है वक्त बोर्ड की है। तो बात की तो लघु उद्योग, सारे उद्योग नोटबंदी से सारी हाथ खराब है, लोगों के हाथ खराब है। जो 80 5 किलो अनाज पे हैं, आप बात कर रहा है करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं, तो आप कहाँ समृद्ध कर पाए? आपने तो और स्थिति खराब कर दी नोटबंदी करके, लघु उद्योग बर्बाद कर दिए आप लोगों ने। देखिए अच्छा काम किया है, तो पूरा काम किया है ना। आप कांग्रेस से हैं? अरे भाई साहब, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं कांग्रेस से कहाँ बोला मैंने? यहाँ आप कांग्रेस से हैं? अगर आप कांग्रेस से हैं तो मैं आपको कांग्रेस वाला जवाब दूंगा। कांग्रेस ने काम किया है, आप कांग्रेस से हैं? काम किया हो आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस का कांग्रेस के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है सर ये। राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस से नहीं है। अशोक जी समाजवादी पार्टी से आगे नहीं, हम ये कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मगर कांग्रेस की जो मंशा थी ना वो ठीक नहीं थी। अगर कांग्रेस की मंशा अच्छी होती तो आज जो आप लोग जो 80 करोड़ लोगों को आपने आपदा में अनाज दिया नहीं दे पाते। अमेरिका जैसा सर आपका नाम बोले तो आप बोलिएगा ना, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हैं? सर बोलिए प्रदीप जी, जल्दी से बोलिए। मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक चाय वाले का बेटा ही समझ सकता है किसान का दर्द, ड्राइवर का दर्द, गरीब का दर्द। अरे भैया आप बोलो, मैं चुप बैठ जाता हूँ। बोल लीजिए, आप बोलिए। ठीक है प्रदीप जी बोलिए, आप प्रदीप जी बोलिए। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर किसी का दर्द समझने के लिए दिल चाहिए होता है, जो गरीबी से निकला होता है उसे पता होता है। जो आर्मी स्कूल से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं वो नहीं जानता कि कितने फुट में कैसी मट्टी होगी, रेत होगा, वो केवल किसान का बेटा ही जानता है। जो गरीबी से निकला, आज प्रधान समस्या तो यही है कि चांदी की चम्मच से जो जिन्होंने दूध पिया वो आज राजा की गद्दी पे नहीं बैठ पा रहे। गरीब का बेटा जो शोषित की समझता है, दलित की समझता है, जो समझता है कि छत क्या होती है, वो समझता है टॉयलेट क्या होता है, वो समझता है कि घर में पानी क्या होता है जब माँ दूर से लेने जाती है। तो समस्या यही है कि जो इनके राजा लोग हैं वो उन चीजों से निकले नहीं हैं। तो इसलिए कानून को, गरीब को, पानी को, छत को, जल को, किसान को, मट्टी को मानते नहीं है, दलित को मानते नहीं है। अशोक जी देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने भाजपा के प्रवक्ता और पैनल के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, जनता के सामने। आज हालात यह है सुनील जी कि जब भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में पूरे जगह पर, तो आज 9.5 साल बाद इन्हें जो है महिला आरक्षण की याद आई है। और उसमें भी इनका छलावा है, उसमें भी ये चाहते हैं कि जो दलित पिछड़ा वर्ग, खासतौर से दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इसकी महिलाएं चूंकि अभी उतनी ज्यादा आगे नहीं आ पाई हैं, शिक्षित नहीं हो पाई हैं, उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाई हैं, उतनी ज्यादा इनके अंदर क्षमता अभी विकसित नहीं हो पाई है, तो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे इनका हक मारा जाए। और महिला ऐसा कर देंगे तो इसमें जो ताकतवर महिलाएं हैं वही उसमें आगे आकर के अपना हासिल करेंगी हर चीज। तो इसमें भी सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मुझे आज के बिल से मालूम हुआ है। अब आगे क्या क्या चर्चा होगी है, कल जो चर्चा होगी तब चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, सभी वर्गों को उनका हक मिलना चाहिए। महिलाओं में हर तरह की महिला को उसका कोटा मिलना चाहिए। जो कोटा किया, इस आरक्षण के कोटे में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का भी कोटा होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जो भाई अभी कह रहे थे, नोटबंदी की बात कर रहे थे, उस पर आता हूँ। पूरा देश आज महंगाई में डूब गया है, बेरोजगारी से भरा हुआ है। पूरे देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उनको जो है फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आज दोगुना कर देंगे। दीपक जी, आज इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा 24 में। आप कुछ भी कर ले, आपको सत्ता से बेदखल होना है, जनता ने मन बना लिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दीपक जी, गठबंधन और समाज महिला आरक्षण को बिल को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, चाहते हैं। अरे उत्तर प्रदेश सत्ता को देखने के लिए बिल्कुल तैयार। ठीक है अशोक जी, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अशोक जी। दीपक जी, अब जिस प्रकार से देखा जाए, अभी फिलहाल में देखा जाए तो कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं, उनको ही सीट दी जाती है और वो चुनकर सदन में आ जाती है, संसद में आ जाती हैं, विधानसभा में आ जाती है, तमाम मैं आपको नाम गिना सकता हूं। अभी महिला आरक्षण बिल आने से
क्या ये परंपरा टूटेगी? देखिए सुनील जी, जो अभी जो आरक्षण चल रहा है, ये आने के बाद तो ठीक है, 33% जो नए नए लोग आएंगे। अभी सभी राजनीतिक पार्टियों में आरक्षण चल रहा है। आप देखिए कोई पार्टी अभी नहीं है, अभी जिस पार्टी की बात लोग सामाजिक न्याय बात करते हैं, आप देखिए ऑलरेडी उस पार्टियों में जो है ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो 15 साल क्या 50 साल 75 साल भी रहेगा तब भी वो लोग रहेंगे जो चेहरे हैं। तो एक तरह का वो पैरेलल आरक्षण तो चल ही रहा है। लेकिन शायद इस आरक्षण की जो 33% की बात होती है, अगर मैं ख्याल है कि मोदी सरकार जो है अगर चाहेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी चीज एक मैं अभी भी कहता हूँ कि जब तक महिलाएं खुद आगे नहीं बढ़ेंगी, सिविल सोसाइटी खुद आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक ये आरक्षण का वो फायदा होने वाला नहीं। जो कि हमने 75 साल भी देखा, 75 साल का आरक्षण दिया गया, उसका आज भी फिर भी दलित वर्ग, शोषित वर्ग, मतलब आप पिछड़ा वर्ग, अगर ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उसका फायदा क्या है आरक्षण का? बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, अशोक जी आपका, प्रियंका जी आपका और दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे कि महिला आरक्षण जो आप लाए हैं, विपक्ष का कहना है कि उसमें थोड़ा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। SC ST को लेकर जो गांव की महिलाएं हैं, लकड़ी काटती हैं और काम करती, उनको जानकारी नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अब देखना है सरकार आगे क्या कदम उठाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।